नमस्ते। हम पाठ 2 ल्हासा की ओर पढ़ रहे थे। लेखक तोड़ला की यात्रा के बाद लड़कौर जाने के लिए तैयार हुआ और लड़कौर जाने के लिए पहाड़ पर सामान सहित चढ़ना कठिन था। इसलिए सुमित से कहकर लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और जो वहाँ का वातावरण था वो कैसा था, सुंदर और मनोरम था। लेकिन पहाड़ से उतराई पर लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और इस कारण वह अपने साथियों से काफ़ी पीछे रह गया और फिर वह वापस सही मार्ग पर आया और 4-5 बजे के करीब वह लड़कौर पहुंचा। सुमित उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और वह काफ़ी गुस्से में था, परंतु सारी बात जानकर वह शांत हो गया। लड़कौर में वह एक अच्छी जगह पर रुके हुए थे। वहाँ उन्होंने गर्मा गर्म चाय, सत्तू और थुक्पा खाने को मिला। आगे हम पढ़ेंगे। अब हम टिड्री के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। टापू क्या होता है बेटा? पानी में ज़मीन पर उठा हुआ भूभाग, जिससे दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिड्री समाधि गिरी। यानी टिड्री समाधि गिरी क्या है कि टिड्री क्या है, एक विशाल मैदानी क्षेत्र है जो चारों ओर किससे घिरा हुआ है? पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसके बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू जैसा लगता है। और जो ये पहाड़ों से घिरा हुआ समतल भाग है वो अपनी सुंदरता के कारण अति आकर्षक लगता है। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। यजमान कौन होते हैं? कि जो ब्राह्मणों से धार्मिक कार्य करवाने वाले व्यक्ति। कपड़े की पतली पतली चिरी यानी फाड़ी हुई बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। गंडे क्या होता है बेटा? कि जो हम मंत्र पढ़कर गांठ बांधकर जो हम धागा या कपड़ा बांध देते हैं, क्योंकि बोध गया के लिए से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर वह किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। यानी कहीं न कहीं जो सुमित था उसके मन में लालच था, क्योंकि जब वो बोध गया से लाया हुआ लाल रंग का जो पवित्र वस्त्र था उसे चीरकर जो पतली पतली बत्तियों के गंडे बनाकर वह किसको देता था? यजमानों को देता था और उनसे वह क्या लेता था? दक्षिणा लेता था। और उसके पास जब बोध गया से लाया हुआ जो कपड़ा ख़त्म हो जाता था तो उसी तरह के कपड़े के गंडे बनाकर लोगों की धार्मिक भावना, आस्था का अनुचित लाभ उठाता था। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया यानी भार ढोने वाले ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप से चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाँप ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। यानी धूप से बचने के लिए अगर हम मोटे कपड़े से अपने सिर को ढक लेते तो गर्मी थोड़ी कम लगने लगती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा था। ललाट यानी माथा, और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा था यानी ठंडा हो रहा था। फिर हमने अपनी पीठ पर अपनी चीज़ें लादी और डंडा हाथ में लिया
और चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित टिड्री में भी थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर विहार क्या है? एक बौद्ध मठ है। लेखक ने टिड्री से कहाँ की यात्रा की थी? शेखर विहार की। तिब्बत की ज़मीन पर बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीरों में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए वह मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वह कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। लेखक ने यहाँ बताया है कि तिब्बत में जो खेती की ज़मीन थी वो क्या थी? छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। प्रत्येक जागीरदार अपने हिस्से की कुछ भूमि पर खेती करवाता था और वहाँ खेती के लिए मजदूर या बेगार मिल जाते थे खेती कराने के लिए। और जागीर का अधिक हिस्सा वह कहाँ रहता था? बौद्ध विहारों के पास। उनकी खेती की व्यवस्था के लिए मठ से कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बौद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई है। पोथियाँ यानी पुस्तकें। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिड्री गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। नमसे कौन थे? जो शेख विहार की खेती के मुखिया भिक्षु थे और जिनका स्वभाव कैसा था? सरल था और जो भद्र पुरुष थे और लेखक से बहुत ही प्रेम से मिले थे।